प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। इस पूरी वीडियो में हम बहुत सारी टेक्निक्स डिस्कस करेंगे और जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा PERT, CPM और गैंट चार्ट्स पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह PPT वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में। ये वीडियो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीरीज़ की 8th वीडियो है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके और बाकी की वीडियोज़ देख सकते हैं। हमने बहुत कुछ ऑलरेडी कवर कर लिया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे क्या होता है PERT, क्या होता है CPM, क्या होता है गैंट चार्ट। 3-4 टेक्निक्स और देखेंगे जैसे कि वाटरफॉल टेक्निक, कैनबान टेक्निक और अजाइल मेथडोलॉजी। बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस करेंगे शॉर्ट में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं PERT के साथ कि PERT क्या होता है। PERT एक ऐसा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक होता है जिसके ज़रिए आप प्रोजेक्ट के टाइम को निकालते हो कि कितने दिनों में आपका प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। उसके हिसाब से आप प्रोजेक्ट स्केड्यूल बनाते हो। आइए हम पढ़ लेते हैं पहले। इट्स अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड टू प्लान, स्केड्यूल एंड मैनेज टास्क्स विद इन अ प्रोजेक्ट, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक आपको यही बताती है कि कैसे भी जो बहुत सारे टास्क होंगे आपके प्रोजेक्ट में, कैसे उसको प्लान करना है, कैसे उसको स्केड्यूल करना है कि कब होना चाहिए वो टास्क, और कैसे उनको मैनेज करना है, कंट्रोल करना है बेसिकली, ठीक है। और जो PERT होता है उसमें हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होती है। जो टास्क की ड्यूरेशन है ना कि कितनी देर में वो टास्क ख़त्म होंगे, वो अनसर्टेन होते हैं। आपको पता नहीं कि 1 घंटे में ही वो टास्क ख़त्म होगा, 2 घंटे में भी हो सकता है, 3 घंटे में भी हो सकता है। तो आपको शॉर्ट नहीं पता है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे PERT यूज़ करते हैं हम। अभी देखते हैं कि PERT काम कैसे करता है, हाउ PERT वर्क्स। यहाँ पे आप अभी एक ऐसे फ्लो चार्ट टाइप देखोगे तो आपको वहाँ पे स्टेजेस पता चल जाएंगे कि PERT में क्या क्या स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला होता है टास्क आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि मैंने बताया था प्रोजेक्ट में बहुत सारे टास्क होते हैं, तो सबसे पहले टास्क को आइडेंटिफाई करो। उसके बाद टाइम एस्टिमेशन, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि यहाँ पे टाइम सर्टेन नहीं होता है कि इतने दिन में या इतने देर में ही वो टास्क पूरा होगा, ठीक है। तो 3 टाइम एस्टिमेट लिए जाते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक, जिसको हम OM और P भी बोल सकते हैं। बहुत सारे और सिंबल्स हैं इनको डिनोट करने के। तो ऑप्टिमिस्टिक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो आपको दिल्ली से आगरा जाना है। अब ऑप्टिमिस्टिक मैं बोल रहा हूँ ना कि कम से कम टाइम कितना लगेगा, 4 से 5 घंटे। 5 घंटे में मैं आगरा पहुँच जाऊँगा। लेकिन क्योंकि आप रोड से जा रहे हो तो आपको शॉर्ट नहीं पता है कि कितना ट्रैफिक मिलेगा, कितना क्या होगा। तो आप बोल रहे हो ना कि मोस्ट लाइकली मैं ऐसे 5 घंटे बोल रहा हूँ ना, 5.5-6 घंटे तक तो मैं पहुँच ही जाऊँगा अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो, ठीक है। तो ये मोस्ट लाइकली हो गया। आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम है 5 घंटे, मोस्ट लाइकली टाइम है 5.5 से 6 घंटे, और पेसिमिस्टिक टाइम वर्स्ट केस सिनेरियो, मान लो बहुत सारा ट्रैफिक मिला, बीच में पेट्रोल भी ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया, तो आप 7 से 8 घंटे में तो आगरा में मिलोगे ही मिलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो तीनों टाइम एस्टिमेट हम लेके चले हैं कि मैक्सिमम 8 घंटे लग सकते हैं, मिनिमम 4 से 5 घंटे लग सकते हैं, और ऑन एन एवरेज आप ऐसे 5.5-6 घंटे में तो पहुंच ही जाओगे आगरा। तो वो टाइम एस्टिमेट हम लेके चल रहे हैं क्योंकि हम रोड से जा रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि कितना टाइम लग सकता है एक्चुअल में। फिर आता है एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेशन। अभी हमें अगर नेटवर्क डायग्राम बनाना है, कुछ भी करना है, तो हमें टाइम तो एक्चुअल में एक टाइम लेना पड़ेगा ना, तीनों टाइम से तो हम नहीं बना सकते हैं। तो हम वेटेड एवरेज लेते हैं। उसका फॉर्मूला है यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6। कंफ्यूज नहीं होना है, इस फॉर्मूले को रट लो। और इसको भी मतलब ऐसे खोल के मैं बता सकता हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं है, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो अभी के लिए समझ लो कि वेटेड एवरेज हम निकालते हैं टाइम एस्टिमेशन का, ठीक है। वेटेड एवरेज निकाल लिया, मान लो वेटेड एवरेज आया आपका 5.5 घंटे, 5.5 घंटे आया। उससे आप क्या कर दोगे, नेटवर्क डायग्राम बना दोगे। नेटवर्क डायग्राम कुछ इस तरीके का दिखता है, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें आप टास्क देखते हो कि इसके बाद ये टास्क है, इस टास्क को करने में इतना टाइम लग रहा है, इस टास्क को करने में इतना टाइम लग रहा है, और जो टाइम लग रहा है वो वेटेड एवरेज टाइम है, ठीक है। ये एवरेज टाइम है। नेटवर्क डायग्राम भी बन गया आपका। अभी आप डिसाइड करो कि क्या है आपका क्रिटिकल पाथ एनालिसिस करोगे। तो वो सारी एक्टिविटीज़ उस पाथ में होती हैं, क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। वो सारी एक्टिविटीज़ होंगी जिसको करने में मिनिमम टाइम लग रहा है, ठीक है। जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है वो इम्पैक्ट हो सकती है। जैसे कि मान लो आपका प्रोजेक्ट 4 दिन में कंप्लीट होने वाला है क्रिटिकल पाथ के ज़रिए। अगर क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज़, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं प्रोजेक्ट में, जो भी क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज़ में अगर कुछ चेंज किया ना आपने, तो वो 4 दिन से डिले हो जाएगा प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज़ में कुछ भी चेंज हुआ तो आप आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट होता है प्रोजेक्ट स्केड्यूल बनाना। फिर
सबसे पहले हमने टास्क आइडेंटिफाई किया था, फिर टाइम एस्टिमेशन किया था, नेटवर्क डायग्राम बनाया था, क्रिटिकल पाथ देखा था कि क्या क्या वो क्रूशियल एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद हमने क्या किया था, प्रोजेक्ट शेड्यूल बनाया कि हाँ भाई अब बताओ कि कौन सी एक्टिविटी से स्टार्ट करना है प्रोजेक्ट। ऑलराइट, तो इसे हम बोलते हैं PERT। CPM भी सेम ही होती है, अभी आगे आप नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ोगे CPM क्या होता है। CPM होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। इट्स अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज टू प्लान, शेड्यूल एंड मैनेज टास्क विद इन अ प्रोजेक्ट। अरे सुना सुना लग रहा है, तो पीछे ही तो पढ़ा था अभी। ठीक है, यहाँ तक सेम है डेफिनेशन कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि प्लान करती है, शेड्यूल करती है और मैनेज करती है टास्क को किसी भी एक प्रोजेक्ट में। ठीक है, लेकिन ये उन्हीं टास्क के साथ डील करती है जो वेल डिफाइंड होते हैं या प्रिडिक्टेबल ड्यूरेशन होती है जिनको आप बता सकते हो कि भाई इतने घंटे में होगा तो इतने ही घंटे में होगा ये टास्क। दिल्ली से अगर मैं मुंबई जा रहा हूँ फ्लाइट लेके, तो मैं अगर बोल रहा हूँ ना 2.5 घंटे की फ़्लाइट है, तो मैं बोल रहा हूँ 2.5 घंटे की ही फ़्लाइट है। उसमें कोई ऐसे मैं वो नहीं कर रहा कि फ़्लाइट डिले हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे क्रिटिकल पाथ मेथड यूज़ होता है, जहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो फिक्स्ड रहती हैं कि इतने घंटे में टास्क होगा तो इतने ही घंटे में टास्क होगा। The critical path is determined by identifying the longest path of dependent task in the project network. Tasks on the critical path have zero total float, meaning any delay in these tasks will directly impact the project overall duration. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि टास्क में अगर आप क्रिटिकल पाथ निकाल रहे हो ना, जो भी आपके बहुत सारे टास्क है उसमें से अगर आप क्रिटिकल पाथ निकाल रहे हो, क्रिटिकल पाथ होती है आपकी लॉन्गेस्ट पाथ। ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें, ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट सारी क्रूशियल एक्टिविटीज़ या क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं कि आप बोल रहे हो कि इस पाथ के ज़रिए हम चलते हैं, अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। उसमें सारे अपने क्रूशियल एक्टिविटीज़ को लिस्ट कर दिया। अब अगर उन क्रूशियल एक्टिविटीज़ में जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनमें आपने अगर डिले किया तो प्रोजेक्ट की ओवरऑल ड्यूरेशन पे भी डिले पड़ेगा या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको क्रिटिकल पाथ बोला जाता है। फिर आता है गैंट चार्ट। गैंट चार्ट आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा पता नहीं, चलो मैं बता देता हूँ क्या होता है। Gantt charts are a popular project management tool used to visually represent project schedule, task and progress over time। ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपने लिस्ट कर दी, फिर उसके बाद उसके आगे ऐसे बार चार्ट्स खींच दी है कि हाँ भाई इतनी एक्टिविटी है, इतने लंबे ड्यूरेशन की है, इतना टाइम लगेगा, उसके बाद उसकी ओवरलैपिंग एक्टिविटी ये है। अभी मैं आपको एक पिक्चर में दिखाऊंगा। They provide a graphical illustration of a project's timeline, making it easier for project managers and team members to understand, plan and track project activities। पहले मैं गैंट चार्ट ही दिखा देता हूँ कैसा लगता है। गैंट चार्ट ऐसा दिखता है, और हमने अभी क्या पढ़ा था, पहले आप देख लो गैंट चार्ट क्या होता है। यहाँ पे देखो एक्टिविटी 1 2 3 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद टास्क 2 में कितनी एक्टिविटी है, तो उसके आगे दिया हुआ है कि इस एक्टिविटी को करने में कितना टाइम लगेगा, उसके जस्ट बाद कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होगी और उसको उस एक्टिविटी को कौन सी एक्टिविटी ओवरलैप कर रही है, कलर कोडेड है वो सब कुछ। ठीक है, आप उसको डिटेल में जाओगे तो बहुत बढ़िया चीज़ है अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हो तो यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है मेकिंग इट ईजियर फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड टीम मेंबर्स टू अंडरस्टैंड, प्लान एंड ट्रैक प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। गैंट चार्ट के जरिए बहुत ईजी हो जाता है देख के समझने में कि हाँ भाई इस एक्टिविटी को करने में इतना टाइम लग रहा है और उसके बाद कितनी सारी एक्टिविटीज़ आ रही हैं। ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती हैं। ठीक है, अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे होगे तो, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में ये सारी एक्टिविटीज़ ही तो होती हैं जो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो उन एक्टिविटीज़ को अच्छे से अगर आप मैनेज कर रहे हो, दैट मीन्स आप प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हो। ठीक है, तो गैंट चार्ट भी उसमें से एक टेक्निक होती है। तो ये 3 मेन टेक्निक होती हैं। उसके बाद एक वाटरफॉल मेथड होता है जो कि और इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि वाटरफॉल मेथड मैं आपको बताता हूँ, ऊपर से आपने पानी छोड़ा तो वो नीचे की साइड ही जाएगा, तो फॉल ही करेगा वो डाउनवर्ड्स। तो एक सीक्वेंस में अगर आप कोई टास्क को फॉलो कर रहे हो ना, तो आप वाटरफॉल मेथड अप्लाई कर रहे हो। पढ़ लेते हैं क्या होता है। द वाटरफॉल मेथड इज अ लीनियर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच वेयर टास्क आर कंप्लीटेड सीक्वेंशियली विद ईच फेज। For example, planning, design, development, testing, deployment, flowing downwards like a waterfall। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, it is suitable for projects with well-defined requirements and minimal changes expected during execution। ठीक है, तो वो सारे प्रोजेक्ट जिसमें आपको पता है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, तो आप सीक्वेंस में एक एक्टिविटीज़ फॉलो कर लोगे। ऐसे नहीं कि बीच में आप ऐसे गए और फिर वापस आगे दूसरी एक्टिविटी पे, ऐसा नहीं है। वाटरफॉल मॉडल में आप सीक्वेंशियली जाओगे और एक्टिविटीज़ फॉलो करते चले जाओगे, अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लोगे। ये बोलता है आपका वाटरफॉल मेथड या वाटरफॉल मॉडल। फिर आता है अजाइल मेथडोलॉजी या अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये अजाइल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, कितना फ्लेक्सिबल है आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, अजाइल इज एन इटरेटिव एंड फ्लेक्सिबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच दैट एम्फसाइजेस कोलैबोरेशन, एडेप्टेबिलिटी एंड कस्टमर फीडबैक। ठीक है,
अडेप्टिबिलिटी, कोलैबोरेशन और कस्टमर फीडबैक के बेसिस पर अपने प्रोजेक्ट में आप बीच में भी एक्टिविटीज़ में चेंजेस कर सकते हो। अजाइल प्रोजेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू शॉर्ट इटरेशंस कॉल्ड स्प्रिंट्स विद कॉन्टिन्यूस डिलीवरी ऑफ स्मॉल इंक्रीमेंट्स ऑफ वर्क। मतलब टोटल, ऐसे कंफ्यूज मत होना पड़ के, टोटल यही बात बोली जा रही है कि आपका प्रोजेक्ट जो है आपने डिसाइड कर रखे हैं जो भी एक्टिविटीज़, वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, आप उनमें चेंजेस कर सकते हो। अजाइल मेथोडोलॉजी यही कहती है। इट इज़ आइडियल फॉर प्रोजेक्ट्स विथ चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स और वेयर कस्टमर नीड्स आर नॉट फुल्ली अंडरस्टूड अपफ्रंट। जिनमें कस्टमर नीड्स को पहले से नहीं जाना गया या जिसमें बीच में चेंजेस की ज़रूरत पड़ सकती है, उन प्रोजेक्ट्स में अजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ हो सकती है, जिसमें बीच में चेंजेस करने पड़ सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट होता है कैनबैन मॉडल या कैनबैन मेथड। कैनबैन मेथड के ज़रिए आप एक बोर्ड का यूज़ करते हो। आपको पता है ब्लैक बोर्ड होता है, वाइट बोर्ड होता है, वहाँ पे एक टेबल बनाते हो और हर एक टेबल में लिख देते हो। जैसे कि फर्स्ट टेबल में आपने लिख दिया टू डू क्या है, उसके बाद इन प्रोग्रेस क्या है, जो हो चुका है वो क्या है, और उसमें आप ऐसे डिफरेंट टास्क लिख देते हो। और वो टास्क ऐसे चेंज होते रहते हैं कि अगर टू डू से कोई ऐसे इन प्रोग्रेस चला गया तो वहाँ से निकाल के वहाँ पे डाल दो, फिर अगर इन प्रोग्रेस से डन में हो गया तो वहाँ से निकाल के वहाँ चिपका दो। ऐसे स्टिकी नोट्स आपने देखे हैं ना, जैसे मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, इसमें देखो, जैसे कि टू डू है, वर्क में है बहुत सारी एक्टिविटीज़, और वहाँ पे ऐसे इन प्रोग्रेस भी होंगी या फिनिश्ड एक्टिविटीज़ भी होंगी, तो वहाँ पे भी ऐसे चेंज होता रहता है। कैनबैन का मतलब यही होता है कि आपका एक बोर्ड का यूज़ हो रहा है जहाँ पे आप अपनी एक्टिविटीज़ को लिस्ट कर रहे हो। ये भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ही होती है। पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। कैनबैन इज़ अ विजुअल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक दैट यूजेज अ कैनबैन बोर्ड टू विजुअलाइज एंड मैनेज वर्क। टास्क आर रिप्रेजेंटेड एज cards on the board moving through various stages of workflow, example to do, in progress, done. It helps team visualize work, limit work in progress and improve वर्कफ्लो एफिशिएंसी, ताकि आप देख के समझ पाओगे कि कौन सा टास्क कितने देर में पूरा हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये सब हमने पढ़ लिए कि क्या क्या ऐसे टेक्निक्स होती हैं। अभी मेरे दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन। अभी हम आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। ऐसे फालतू के क्वेश्चंस मैं पूछता रहता हूँ, या आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे, अटपटे से क्वेश्चंस हैं जो अगर मेरे को कोई पढ़ाता था ना तो मेरे दिमाग में आते रहते थे। ऐसे मैं पूछता नहीं था शर्म के मारे, बट आते रहते थे। हम पढ़ क्यों रहे हैं भाई ये टेक्निक? पहले तो ये बताओ, व्हाट डू दीज टेक्निक्स अचीव, कि इन टेक्निक को पढ़ने के पीछे रीज़न क्या है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आई थिंक याद नहीं है मेरे को, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो गई। आई एम सो सॉरी। अगर आप बोर हो रहे हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख देना, अगर आप यहाँ तक आ गए हो वीडियो में, तो कि आप यहाँ तक पहुँच चुके हो। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा जान के कि मेरी ऑडियंस यहाँ तक सुन रही है मेरे को, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इस टेक्निक से हम पाना क्या चाहते हैं। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, तो अगर ये टेक्निक्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो प्रोजेक्ट अच्छे से प्लान होगा, आपका अच्छे से एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूशन के बाद आप कंट्रोल भी उसको अच्छे से कर पाओगे। आप ये मेक श्योर कर पाओगे कि प्रोजेक्ट आपका टाइम पे कंप्लीट हुआ है और बजट के अंतर्गत कंप्लीट हुआ है, जो भी प्रोजेक्ट का बजट है, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज़ करोगे तो। सेकेंड क्वेश्चन आता है, आर दे सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। क्या ये टेक्निक्स सारे तरीके के प्रोजेक्ट्स में चल जाएंगी? इसका आंसर है नहीं, ठीक है। ये सारे प्रोजेक्ट्स में नहीं चलेंगी। ये प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट का साइज़ क्या है, प्रोजेक्ट में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, किस एनवायरनमेंट में प्रोजेक्ट हो रहा है, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, अपनी टेक्निक्स को चेंज करोगे। ऑलराइट, अगर आज आपका प्रोजेक्ट अजाइल प्रोजेक्ट है तो कल को हो सकता है कि वो वाटरफॉल मॉडल भी बन जाए या वाइस वर्सा हो जाए, ठीक है। तो टेक्निक्स आप चेंज कर सकते हो उसके हिसाब से। थर्ड क्वेश्चन आता है, हाउ कैन इंडिविजुअल विदाउट प्रायर नॉलेज अप्लाई दिस टेक्निक इफेक्टिवली। अब ज़रूरी थोड़ा है जो प्रोजेक्ट चला रहा है या जिसके पास प्रोजेक्ट आइडिया है उसको इस टेक्निक्स की नॉलेज हो पहले से। नहीं हो सकता ना, ऐसे कोई अनपढ़ के पास भी तो प्रोजेक्ट आइडिया आ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर यही है कि अगर नहीं है आपके पास नॉलेज तो ट्राई करो कि थोड़ा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज आप गेन करने की कोशिश करो या किसी से सीखने की कोशिश करो। मतलब सीखना बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। किसी इंसान से आप सीख सकते हो, ऑनलाइन सीख सकते हो, यूट्यूब पे सीख सकते हो, जैसे आप मेरे से सीख रहे हो, ठीक है। और स्टार्ट करो उसको अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई करने का, ठीक है। तो यहाँ पे लर्निंग ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो आप प्रोजेक्ट मैनेज नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हो। एक बार आप सीख लो पहले कि कैसे करना है, उसके बाद, ठीक है। कुछ चीज़ें सीखने के बाद ही करो तो ज़्यादा अच्छे से होती हैं। अभी एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि CPM जो होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, उसको क्रिटिकल क्यों बोलते हैं? ऐसा क्या है उसमें कि जो क्रिटिकल बोलते हैं? उसमें वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी टास्क होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं,
ठीक है, क्रिटिकल का मतलब बहुत ज़्यादा क्रूशियल टास्क होते हैं जिसको अगर आप थोड़ा सा भी चेंज कर रहे हो या डिले कर रहे हो किसी भी टास्क में तो प्रोजेक्ट की पूरी प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है उसका। ठीक है, तो इसलिए क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल पाथ में वो सारी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ ही आती हैं। ऑलराइट, और लास्ट क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में कि CPM अच्छा है या PERT अच्छा है। ठीक है, तो ये आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है आपके प्रोजेक्ट की। और जैसे कि हमने पढ़ा ही था कि CPM उन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा है जहाँ पे आपका वेल डिफाइंड टास्क है, आपको पता है कि कौन से टास्क कितने दिनों में पूरे होंगे या कितनी देर में पूरे होंगे। ठीक है, और PERT आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो जहाँ पे अनसर्टेनिटी है थोड़ी सी और आपको पता नहीं है, वेरिएबल टास्क है कि इस टास्क के बाद कौन सा टास्क करना है, कितने दिन में या कितनी देर में वो टास्क पूरा होगा। ऑलराइट, तो वहाँ पे आप PERT यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मेरे दिमाग में, आई होप आपके दिमाग में भी आए ही होंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्या होता है डिफरेंस PERT और CPM में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जाम में देखा जाता है ये। लेकिन मैं अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ रहा था तो मेरे को एक ये भी दिखा कि क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं PERT और CPM में। तो हम पहले वो डिस्कस करेंगे कि कैसे वो सिमिलर होते हैं दोनों टूल्स या टेक्निक्स बोल सकते हो जो। ठीक है, उसके बाद हम डिफरेंस करेंगे क्योंकि दोनों मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सिमिलैरिटी से शुरू करते हैं। सबसे पहला होता है दोनों ही प्रोजेक्ट प्लानिंग टूल्स होते हैं कि प्रोजेक्ट को अगर आप प्लान कर रहे हो, आज बैठ के आपके पास प्रोजेक्ट आइडिया प्लान करने की कोशिश कर रहे हो तो आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ उसमें लिस्ट करोगे और क्रिटिकल पाथ निकालने की कोशिश करोगे कहीं ना कहीं। ऑलराइट, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी एक्टिविटीज़ पे आपको ध्यान देना है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग टूल्स होते हैं दोनों। बोथ यूज नेटवर्क डायग्राम्स टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ टास्क एंड देयर रिलेशनशिप्स विद अ प्रोजेक्ट। ठीक है, दोनों ही टेक्निक्स में हम नेटवर्क डायग्राम्स बनाते हैं। आप उस नेटवर्क डायग्राम में बताते हो कि कौन सी एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी आने वाली है, कितना टाइम लगेगा, क्या क्रिटिकल पाथ रहेगा, तो वो सब नेटवर्क डायग्राम में बनाते हो, जो कि PERT और CPM दोनों में यूज़ होता है। बोथ फोकसेज ऑन आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल पाथ। ठीक है, PERT में भी आप क्रिटिकल पाथ ही निकालते हो लास्ट में जाके, और क्रिटिकल पाथ मेथड में तो क्रिटिकल पाथ ही इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ होता है एस्टिमेटिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ईच टास्क विद इन दी प्रोजेक्ट। दोनों ही टाइम के ऊपर ही तो काम कर रहे हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में, अच्छे से एक्टिविटीज़ को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, उसी को आप डिस्कस कर रहे हो दोनों में। और लास्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में हेल्प करते हैं PERT और CPM, क्योंकि आप अगर एक बार टाइम डिसाइड कर लोगे ना तो आपको रिस्क का पता चलने लग जाएगा कि कितना डिले आ सकता है, क्या हो सकता है। उसके बाद उस हिसाब से आप मॉनिटर कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को एंड कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी ये तो थी सिमिलैरिटीज़। अब क्या होते हैं डिफरेंसेस PERT और CPM में। सबसे पहला डिफरेंस होता है PERT होता है प्रोबेबिलिस्टिक और CPM होता है डिटर्मिनिस्टिक। अभी ऐसे फैंसी सी टर्म्स का मतलब क्या है। प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब हो गया कि निश्चिंत नहीं है कुछ भी। ठीक है, आप चेंजेस हो सकते हैं उसमें, जैसे कि मैंने टाइम वाला एग्जांपल दिया था, तो वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। इस वजह से उसमें प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच यूज़ होती है PERT में। ठीक है, आप प्रोबेबिलिटी लगा रहे हो कि हाँ भाई इतनी देर में तो ये टास्क पूरा हो ही जाएगा। ऑलराइट, और अगर हम CPM की बात करें तो वो डिटर्मिनिस्टिक होता है। वो निश्चित टाइम आपको पता रहता है कि कितने देर में वो प्रोजेक्ट बोल लो या टास्क बोल लो, जो प्रोजेक्ट के अंदर टास्क हैं कितनी देर में वो पूरे हो जाएंगे, क्या उसका ड्यूरेशन रहेगा, आपको पता है पहले से, तो इसलिए वो डिटर्मिनिस्टिक होता है। सेकेंड होता है PERT यूटिलाइजेज ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट्स एंड CPM typically relies on single time estimate that is most likely। ठीक है, तो जैसे कि हम अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। PERT में 3 तरीके के टाइम एस्टिमेट होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक की कम से कम टाइम में, मोस्ट लाइकली की नॉर्मली कितना टाइम लग सकता है, और पेसिमिस्टिक वर्स्ट केस सिनेरियो। लेकिन CPM में ऐसा नहीं है। CPM में एक ही टाइम होता है जो कि होता है मोस्ट लाइकली, कि इतने दिन में तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट होता है स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू हैंडल अनसर्टेनिटी। ऑब्वियसली PERT उन्हीं सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है जहाँ पे अनसर्टेनिटी है, जहाँ पे आपको पता नहीं है किस प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगेगा। और CPM में होता है CPM अज्यूम्स फिक्स टाइम्स एस्टिमेट विदाउट अकाउंटिंग फॉर अनसर्टेनिटीज़। CPM में अनसर्टेनिटी का कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम पता रहता है कि किस प्रोजेक्ट को करने में कितना टाइम लगेगा। ऑलराइट, या किस टास्क को करने में कितना टाइम लगेगा।
फोर डिफरेंस होता है PERT में, कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज ऑफ टाइम एस्टिमेट। जैसे कि मैंने पहले बताया था, वेटेड एवरेज आपको लेना पड़ता है, जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन आपकी ऐसे काउंट होती है PERT में। CPM में होती है सम ऑफ टास्क ड्यूरेशंस अलोंग द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ में आपको पता रहता है कि कौन सी ड्यूरेशन, कौन सा टास्क कितने ड्यूरेशन में होने वाला है। ऑलराइट, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन कैलकुलेट करना, सबको प्लस कर दो, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट होता है इनकॉर्पोरेट्स टोटल फ्लोट टू मैनेज प्रोजेक्ट अनसर्टिनिटीज। टोटल फ्लोट, फ्लोट क्या होता है? फ्लोट होता है कि एक्स्ट्रा टाइम आपका कितना लग सकता है, डिले कितना आप कर सकते हो, ठीक है। PERT में आपका डिले हो सकता है क्योंकि आप अनसर्टिनिटीज को पहले से देखते हुए चल रहे हो, तो उसमें टोटल फ्लोट होता है, ठीक है। CPM में टोटल फ्लोट नहीं होता है, ठीक है। तो मे नॉट एक्सप्लिसिटली यूटिलाइज फ्लोट, क्योंकि आपको वहाँ पे पता है कि कितने टाइम में आपको प्रोजेक्ट को या टास्क को पूरा करना है, ठीक है। अगर उसमें आप डिले करते हो तो आपका प्रोजेक्ट का जो पूरा जो टाइम है वो डिले हो जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ होता है PERT आप यूज़ कर सकते हो उन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए जहाँ पे अनसर्टेनिटी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है और वहाँ पे वेरिएबिलिटी है, ठीक है, वेरी होते रहते हैं वहाँ पे टास्क। लेकिन आप CPM यूज़ कर सकते हो वो सारे प्रोजेक्ट्स के लिए जहाँ पे आपको वेल डिफाइंड टास्क है और प्रिडिक्टेबल ड्यूरेशन है। जहाँ पे अभी तक जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। दो और बचे हुए हैं। PERT में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है, इस वजह से वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी कि आप चेंजेस का वहाँ पे आपको एक स्कोप मिलता है। लेकिन CPM में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे लेस फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि वहाँ पे जो भी आपके टाइम एस्टिमेट्स हैं वो फिक्स्ड रहते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि हाँ भाई इतना नहीं हुआ तो चलो इतना हो सकता है, तो इसलिए वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है CPM। और लास्ट डिफरेंस होता है जो PERT हम यूज़ कर सकते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको पता नहीं है कि कितना भी टाइम लग सकता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी और क्रिएटिव एंडेवर्स में भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको टाइम ऐसे फिक्स्ड नहीं है। लेकिन CPM कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है कि आपको 5 साल में अगर आपको कोई एक सोसाइटी बनानी है तो बनानी है, ठीक है, इतना आपको टाइम दे दिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होती हैं कि हाँ भाई इतने देर में ये वाला पीस तैयार हो जाना चाहिए तभी आगे जा पाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो CPM में तैयार होता है, वो मतलब CPM में ऑब्वियसली यूज़ होता है वो। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स स्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स के साथ जो भी होते हैं उनमें भी यूज़ हो सकता है। बेसिकली कहने का मतलब यही है कि CPM उन सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ होगा जहाँ पे आपका टाइम एस्टिमेट वेल डिफाइंड है, आपको पता है कि कितना टाइम लगेगा किस टास्क को पूरा करने के लिए। आई नो मैं बैक टू बैक एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब तक नहीं समझो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ पसंद आई तो लाइक कर देना, लाइक नहीं भी कर रहे हो तो डिसलाइक करो, लेकिन कमेंट सेक्शन में लिख देना कि क्यों डिसलाइक किया। ऑलराइट, और सब्सक्राइब करते हुए जाना, बेल आइकन दबाओ मत दबाओ आपकी मर्जी है, आप सब्सक्राइब कर देना। और बाकी वीडियोज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की और वीडियोज़ देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।